लें जी, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टी20 मुकाबला शुरू होने में चंद घंटे का समय बाकी बचा हुआ है और पाकिस्तान की कौन सी प्लेइंग 11 दूसरा टी20 मुकाबला खेलने के लिए मैदान में उतरेगी, इसके ऊपर हम मुकम्मल तफसील के साथ बात करेंगे। लेकिन भाई, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि वीडियो को लाइक जरूर ठोक दिया करें। और अब बात करते हैं जी पहले टी20 मुकाबले की। पाकिस्तान के ओपनर्स के अलावा अगर देखा जाए तो भैया तमाम खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और वन साइडेड जीत अपने नाम की 3 टी20 मुकाबलों की सीरीज में इस समय पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अगर हम साइम अयूब की बात करें, फखर जमान की बात करें तो भैया उनका बल्ला अभी बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर भाई क्या कमाल की धांसू बल्लेबाजी कर रहा है। आप हसन नवाज को देख लें भाई, हसन नवाज को न्यूजीलैंड में जब उसने शतक लगाया था तो तब सब यही बातें कर रहे थे कि ये टुल्ला है, ये पाकिस्तान की टीम में डिजर्व नहीं करता। इवन के मैंने भी उनको टुल्ला ही बोला था। लेकिन हसन नवाज ने पीएसएल के अंदर भाई सबको गलत साबित कर दिया और पीएसएल के बाद पहला टी20 मुकाबला हसन नवाज एज ए ओपनर उनका डेब्यू हुआ था पाकिस्तान की टीम में। 5 इंटरनेशनल मुकाबले उसने एज ए ओपनर खेले, लेकिन पीएसएल में उसको मिडल ऑर्डर पर भेजा गया और बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। 2 मैच वन साइडेड कोटा ग्लैडिएटर को उसने एक एंड पे खड़े होकर जितवाया। और कल वाला जो मुकाबला था उसमें भाई हसन नवाज ने 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 22 गेंदों पर 44 रन की बहुत धांसू किस्म की बल्लेबाजी की और मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के पास इसी तरह का बल्लेबाज होना चाहिए था, जो कि पाकिस्तान को मिल चुका है। लेकिन इसके ऊपर अभी मजीद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं जी प्लेइंग 11 के बारे में। बहुत ज्यादा जनता हमसे सवाल कर रही थी कि क्या पहले टी20 मुकाबले में जो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 खेली है, क्या दूसरे टी20 मुकाबले में भी सेम प्लेइंग 11 खेलेगी। जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है वो यही है कि भैया दूसरे टी20 मुकाबले में भी पाकिस्तान की सेम प्लेइंग 11 खेल सकती है। हो सकता है कि एक चेंजिंग हमें देखने को मिल जाए और वो चेंजिंग कौन सी हो सकती है, वो चेंजिंग आपको हारिस रऊफ की सूरत में देखने को मिल सकती है। हारिस रऊफ को शायद, लेकिन 100 में से भाई 50% में आपको बताऊंगा कि हारिस रऊफ को बेंच के ऊपर बैठाकर उनकी जगह नसीम शाह को मौका मिल सकता है। अगर नसीम शाह के हम परफॉर्मेंस की बात करें तो पीएसएल में भी नसीम शाह अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं दिखा सके थे, लेकिन वो बांग्लादेश के खिलाफ अपनी जगह बनाने में जरूर कामयाब हुए हैं। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि क्या दूसरे टी20 मुकाबले में नसीम शाह को मौका मिल सकता है या मौका नहीं मिलेगा। अगर तो सेम प्लेइंग 11 खिलाई जाती है दूसरे टी20 मुकाबले में, तो फिर भाई पाकिस्तान अगर दूसरा टी20 मुकाबला भी जीतता है, सीरीज अपने नाम करता है, तो फिर तीसरे टी20 मुकाबले में आपको हो सकता है कि 2 से 3 बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल जाएं। क्योंकि अभी साहिबजादा फरहान जो है वो भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके बाद इरफान खान नियाजी जो है वो भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, नसीम शाह जो है वो भी बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं। और अगर पाकिस्तान की टीम दूसरा टी20 मुकाबला भी अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर आपको 3 से 4 बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान के ओपनर्स की, साइम अयूब की और फखर जमान की। फखर जमान तो भाई वैसे ही वो बड़े मैचों के बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है। अगर हम साइम अयूब की बात करें तो साइम अयूब का बल्ला बिल्कुल हमें खामोश नजर आ रहा है। पीएसएल के अंदर सिर्फ एक अर्धशतक उनके बल्ले से आई थिंक हमें देखने को मिला था। पहला मुकाबला जो पेशावर ज़ल्मी ने खेला था पीएसएल का, उसमें हमें साइम अयूब के बल्ले से एक शतक देखने को मिला था, अर्धशतक। लेकिन उसके बाद साइम अयूब का बल्ला भी बिल्कुल खामोश नजर आ रहा है, क्योंकि साइम अयूब जो है वो 5-6 माह की इंजरी के बाद उन्होंने टीम को ज्वाइन किया था, इसीलिए वो आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सिलेक्शन है भाई, उनको मजीद मौके मिलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये जो स्क्वाड तैयार कर रहा है ना टी20 का, ये भाई एशिया कप के लिए और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ये पाकिस्तान का टी20 स्क्वाड तैयार किया जा रहा है। और जहां तक रही बात साहिबजादा फरहान की, तो हो सकता है, मैं 100 में से
50% ही बोलूंगा कि हो सकता है कि साबिक़ फरहान को दूसरे टी20 मुकाबले में मौका मिल जाए। लेकिन बेंच के ऊपर किसको बैठाया जाएगा? बेंच के ऊपर भी आपको पता है कि मोहम्मद हारिस को जो है वो बेंच के ऊपर बैठाया जाएगा। लेकिन अगर हम मोहम्मद हारिस के परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने कल वाले मैच में जो पहला टी20 मुकाबला अर्ली 2 विकेट्स गिरने के बावजूद भी उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। 172 के स्ट्राइक रेट के साथ उसने पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान की टीम को दिया और पाकिस्तान उसके बाद मिडिल ऑर्डर ने जो रही सही कसर थी वो मिडिल ऑर्डर ने निकाल दी। तो भाई मुझे ऐसे लगता है कि अगर साहिबजादा फरहान को मौका मिलता है तो वो मौका मिलेगा मोहम्मद हारिस की जगह। लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है कि पाकिस्तान की टीम सेम इसी टीम के साथ खेलेगी जो पहला टी20 मुकाबला खेला है। और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की टी20 में रैंकिंग जो है ना वो 8वें नंबर पर है और पाकिस्तान की टीम को अपनी रैंकिंग बेटर करने के लिए व्हाइट वॉश करना जरूरी है। व्हाइट वॉश करें, पॉइंट्स हासिल करें, क्योंकि इसके बाद पाकिस्तान की टीम ने वेस्ट इंडीज में टी20 खेलने हैं और फिर पाकिस्तान ने जितने टी20 मुकाबले खेलने हैं अफगानिस्तान के साथ खेलना है, फिर बांग्लादेश में खेलने हैं। आई थिंक पर पाकिस्तान की होम सीरीज ही है, लेकिन एक जो अवे सीरीज है वो वेस्ट इंडीज के साथ पाकिस्तान ने खेलनी है। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो ज्यादातर पाकिस्तान ने अपनी होम कंडीशन में टी20 सीरीज खेलनी है। लेकिन इस पूरी सीरीज में अब मैं आपको बताता चलूं कि मेरी नजर जो है ना वो एक खिलाड़ी पर रहेगी और वो खिलाड़ी है हसन नवाज। देखिए हसन नवाज ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो कर लिया है। जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर में भी आकर, कल मैं उसका इंटरव्यू सुन रहा था मैच के बाद, उसने बोला था कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि मैं मिडिल ऑर्डर में आकर इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा हूं। और उसने ये बात भी बोली है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जो है ना वो फील कर रहा हूं मिडिल ऑर्डर में। उसने ये नहीं बोला कि मेरे ऊपर प्रेशर है कि मैं नया बॉल खेलता था लेकिन अब अचानक मुझे जो है वो पुराना बॉल खेलने के लिए मिडिल ऑर्डर में भेजा जाता है। उसने ऐसा नहीं बोला। उसने बोला मैं पाकिस्तान की टीम के लिए खेल रहा हूं और आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए मजीद अच्छा करके दिखाऊंगा। देखें यही जज्बा होता है यंग खिलाड़ियों का। पाकिस्तान का यंग स्क्वाड है, यंग टैलेंट है और पाकिस्तान इस समय जो तैयारी कर रहा है ना वो एशिया कप की और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। और जहां तक रही मोहम्मद रिजवान की बात और बाबर आजम की बात, तो आप ये मत समझे कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को जो है वो साइड लाइन पर कर दिया गया, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई बड़ा इवेंट आएगा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों खिलाड़ियों को जो है वो टी20 स्क्वाड का भी हिस्सा बना दिया जाएगा। क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। तो देखते हैं कि कितने फीसद जनता जो है वो बाबर और रिजवान को चाहती है कि वो टी20 में खेलें। और उसके बाद अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप की। देखें कल पाकिस्तान का बड़ा लक्ष्य था, 202 रन का पाकिस्तान ने बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखा, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश की जो टीम है 160 प्लस रन बनाने में कामयाब होगी। अगर पाकिस्तान की टीम 180 170 रन का लक्ष्य बांग्लादेश के सामने रखती है तो फिर पाकिस्तान की टीम इजी जीत नहीं पाएगी। सिवाय हसन अली और फहीम अशरफ के बाकी अगर हम बात करें इब्रार अहमद की, तो इब्रार अहमद की भी फैंटी लगी है कल 4 ओवर्स में। और उसके बाद अगर हम बात करें हारिस रऊफ की, उनकी भी फैंटी लगी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग की है ना वो की है हसन अली ने, 5 विकेटें अपने नाम की। और उसके बाद फहीम अशरफ ने, फहीम अशरफ को भाई हम बहुत बड़ी पर्ची बोलते हैं लेकिन अभी तो वो फिलहाल परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन देखना पड़ेगा कि जब उनके सामने बड़ी टीम आएगी, बड़े मैचेस आएंगे तो तब वो पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं। और खुशदिल शाह जो है वो भी पाकिस्तान की टीम का भाई मेन पार्ट बन चुके हैं पाकिस्तान की टीम का। आप खुशदिल शाह को भी आप साइड लाइन पर नहीं कर सकते। कल खुशदिल शाह ने भी आई थिंक 1 ओवर डाला, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर हम उनके बल्लेबाजी की बात करें तो 10 गेंदें उसने खेली और सिर्फ 5 रन बनाए। हालांकि 10 गेंदों पर उसको चाहिए था कम से कम 20-25 रन बनाते ताकि 215-20 रन का लक्ष्य जो है वो मजीद बढ़ सकता था। लेकिन खैर छोड़े, पाकिस्तान की टीम जो है वो मैच जीती। जितनी खामियां थी, देखें जब भी कोई टीम मैच जीत जाती है ना तो टीम के अंदर जितनी खामियां होती है ना वो छुप जाती हैं। देखें कल हारिस रऊफ के ऊपर किसी ने बात नहीं की कि हारिस रऊफ ने किस तरह की बॉलिंग की। आगा सलमान ने भी 1 ओवर डाला, 12 रन आए। चले आगा सलमान जो है वो पार्ट टाइम बॉलर है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज करना नहीं बनता क्योंकि वो अपने बल्ले से बहुत अच्छे रन बना रहे हैं। जब से उनको टी20 का कप्तान बनाया गया है
आई थिंक ये उनका तीसरा इंटरनेशनल अर्धशतक है। बहुत अच्छे रन बना रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में वो जो है ना इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो खैर हारिस राउफ जो है वो भाई रन्स मशीन है एशियन कंडीशन में, लेकिन अगर हम बात करें यूरोपियन कंडीशन की तो वहां पर हारिस राउफ का कोई सानी नहीं है। तो आज का व्लॉग बनाने का मकसद यही था मेरा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा T20 मुकाबला खेला जाना है ना, जो हमें हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है कि पाकिस्तान की सेम प्लेइंग 11 जो है ना वो मैदान में उतरेगी। अगर कोई चेंजिंग हुई तो वो बॉलिंग में चेंजिंग हो सकती है, और बॉलिंग में कौन सी, हारिस राउफ की सूरत में चेंजिंग हो सकती है, नसीम शाह को इन किया जा सकता है, हारिस राउफ को आउट किया जा सकता है। अगर हम नसीम शाह का परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो दूसरे T20 मुकाबले में कोई रद्दो बदल करने की जो है वो ट्राई करेगी। और जहां तक ओपनर्स की बात है तो पहले एक आध मैच में हो जाता है, लेकिन दूसरे T20 मुकाबले में साइम अयूब को भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। अदरवाइज अगर वो दूसरे T20 मुकाबले में भी परफॉर्म नहीं करते तो शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता कि साइम अयूब को ड्रॉप किया जाएगा, क्योंकि यंग टैलेंट, उभरता हुआ सितारा, जिस तरह से उसने रन बनाए हैं, पाकिस्तान की टीम को साउथ अफ्रीका में सीरीज जितवाई है, तो भाई हो जाता है जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपको फॉर्म में वापसी आने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ठीक है, एक आध इनिंग की जरूरत होती है, तो वो जब भी इनके बल्ले से रन आ गए तो फिर आपको साइम अयूब भी रुकने का नाम नहीं लेंगे। और फखर जमान की तो भाई क्या ही बातें हैं। ठीक है, फखर जमान के ऊपर तो हम कभी बात करते ही नहीं है, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर है भाई, जिस दिन उसका बल्ला रन बोलता है तो फिर भाई चौके छक्कों की बरसात ही करता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।